वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल का एजुकेशनल सेगमेंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कैसे करते हो ये मैं बताती हूँ। ओके, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ये चैप्टर पढ़ना है। द कंपनी एस्टैब्लिशेस रूल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप पढ़ना। तो आप पहले क्या करते हो, आप पहले पेज काउंट करना स्टार्ट करते हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओ माई गॉड, 14 15 16 एंड क्वेश्चन आंसर्स मिला के 17, टोटल 17 पेजेस। ओ माई गॉड, इतना सारा पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। किताब को कर दिया बंद और अभी रख दिया बंद। बाद में कभी इत्मीनान से पढ़ेंगे जब हमें फुर्सत मिलेगी, जब हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तब हम हिस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे। ऐसा ही करते हो ना आप लोग? ऐसा क्यों करते हो आप लोग? कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए करते हो आप लोग क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ठीक है मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा चैप्टर है, पर जब आप इसको समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान चैप्टर है। पेजेस ज़्यादा ऑफ कोर्स हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसा आप क्यों करते हो? इतने सारे पेजेस देख के आप हिस्ट्री को किनारे रख देते हो, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने लगते हो और फिर लास्ट मोमेंट में 11th आवर में अफरा तफरी में आप क्या करते हो, बस पेज पलटते हो और छोड़ देते हो, या फिर जो नोटबुक में मैम ने लिखाया है या सर ने लिखाया है वो पढ़ लेते हो और किताब को हाथ तक नहीं लगाते। ऐसा इसलिए करते हो आप लोग क्योंकि चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज का जो मेरा क्लास होगा ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा और इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको एक पाथ प्रोवाइड करूंगी जिस पे चल के आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी क्लास 8 का वो चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार के लिए आई और धीरे धीरे उसने टेरिटरी एक्वायर कर लिया, एनेक्स कर लिया और उसके ऊपर किस तरह से रूल करने लगी। लेकिन ये इतना फैला हुआ है कि इसे आप एक जगह करके समझ नहीं पाते और ताकि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आप उसमें उलझ के रह जाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आप कई बार नहीं समझ पाते और उसकी वजह से क्या होता है कि आप पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ उसको मैं कुछ हेडिंग्स में बांटूंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना, और टेरिटरी का मतलब होता है ज़मीन, है ना। तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, कंपनी का मतलब ये बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी की बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। तो ऐसा कैसे हुआ कि कोई ट्रेड करने के लिए आया और यहाँ पे उसने पावर एस्टैब्लिश कर लिया, रूल करना स्टार्ट कर दिया, एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत फैला हुआ है जिसको हम एक जगह समेटने की कोशिश करते हैं और कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा ख्याल है आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। हालांकि मैं इस चैप्टर की डिटेल्स में अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो मैं बता रही हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास में जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि तो चलिए देखते हैं किस तरह से कंपनी ने यहाँ पे पावर एस्टैब्लिश किया और इस चैप्टर को समझने के लिए वो कौन सा आसान सा रास्ता मैं बता रही हूँ जिस पे चल के आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। तो देखिए ट्रेड की बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग ट्रेड की बात कर रहे हैं। ट्रेड करने की बात हो रही है और ये कंपनी कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आके व्यापार करने लग जाएगी? वहाँ से चलेगी ब्रिटेन से और यहाँ इंडिया में आके व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। उसे पहले परमिशन लेनी होगी, है ना। तो
परमिशन किससे लेगी? तो जो मेरा पहला हेडिंग है वो मैं लिख रही हूँ आस्किंग परमिशन। ठीक है, आस्किंग परमिशन में ये किससे परमिशन लेगी ये मैं आपको बताऊंगी, पर उसके बाद ग्रांटिंग परमिशन, ये किसी से परमिशन लेगी, है ना, और फिर परमिशन ग्रांट होगा, है ना, परमिशन ग्रांट होने के बाद ही वो ट्रेड करने के लिए आएगी यहाँ। तो आस्किंग परमिशन में ये 2 लोगों से परमिशन लेगी, है ना, 2 जगहों पे इसे परमिशन लेना होगा। पहला इसे ब्रिटिश मोनार्क से परमिशन लेना होगा, है ना, पहला परमिशन इसे ब्रिटिश मोनार्क से लेना होगा ब्रिटेन में, और दूसरा परमिशन इसे इंडिया में लेना होगा इंडियन मोनार्क से। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंडियन मोनार्क लिखा है, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि देखिए हमारे वहाँ उस समय में सेंट्रलाइज्ड कोई शासन था नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग रूल करते थे। लेकिन इस समय तक आपको ध्यान होगा कि मुगल्स का ऑलमोस्ट डाउनफॉल हो रहा था, और औरंगजेब जो था 1707 में उसकी डेथ हो गई थी, और वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसके बाद के जो मुगल रूलर्स आए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो इस समय जब हम इंडियन मोनार्क की बात कर रहे हैं तो वो इंडियन मोनार्क एक्चुअली दिल्ली का है, ठीक है। तो आस्किंग परमिशन में ब्रिटिश मोनार्क से परमिशन लेगा, और भारत में आने के बाद यहाँ पे जो सेंट्रलाइज उस समय भले ही नॉमिनल हो मुगल रूलर जो था उससे परमिशन लेगा। तो यहाँ पे हम अंडर ब्रैकेट मुगल रूलर लिख लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो होगा ये होगा कि ठीक है इसने परमिशन मांगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन में अपने मोनार्क से परमिशन लिया और इंडिया आने के बाद मुगल रूलर से परमिशन लिया। तो ग्रांटिंग परमिशन, सेकंड जो हेडिंग होगा मेरा वो होगा ग्रांटिंग परमिशन। परमिशन कौन ग्रांट करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तो ग्रांटिंग परमिशन में ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 जगहों से परमिशन मिलेगी। पहली परमिशन इसे ब्रिटिश मोनार्क से मिलेगी जो उस समय में वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उन्होंने, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट विद द ईस्ट का चार्टर दिया। सोल राइट विद द ईस्ट क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, पर दूसरी जगह से इसे परमिशन ग्रांट करना था और वो था मुगल रूलर से। अब आप कहेंगे कि बात हो रही है बंगाल में व्यापार करने की और इसके लिए मुगल रूलर से क्यों परमिशन लिया जा रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि मुगल रूलर जो था इस समय तक सिंबॉलिक हेड रह गया था। बाकी क्या हुआ था कि उससे काफ़ी लेटर मुगल पीरियड में क्या हुआ था कि बहुत सारे उसके जो गवर्नर्स थे उन लोगों ने अलग अलग एरिया में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था, पर वो नाम मात्र के लिए मुगल को प्रधान मानते थे। इसीलिए बंगाल में ट्रेडिंग के लिए ये अधिकार कौन प्रदान करता, तो ये अधिकार मुगल रूलर प्रदान करता। और इस समय की जबकि हम बात कर रहे हैं, इस समय में 1707 में मुगल रूलर जो था औरंगजेब सबसे स्ट्रांग रूलर था, वो लास्ट स्ट्रांग रूलर था जिसकी डेथ हो चुकी थी। तो उस समय औरंगजेब ही था, औरंगजेब ही था जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दिया। अब ये फरमान क्या होता है और सोल राइट क्या होता है, ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। फरमान जो है वो है कि ग्रांटिंग द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ग्रांटिंग द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो औरंगजेब ने जो फरमान दिया वो हो गया ग्रांटिंग द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ब्रिटिश मोनार्क की यदि बात करें तो इसने सोल राइट दिया था। सोल राइट का मतलब होता है, देखिए ब्रिटेन में ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही कंपनी थी, ऐसा तो था नहीं, बहुत सारी कंपनीज थी। तो फिर मोनार्क ने सिर्फ एक ही कंपनी को ये अधिकार क्यों दिया कि वो ईस्ट में जाके व्यापार करे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बाकी कंपनियों को एलिमिनेट कर दिया और इसे सुरक्षा प्रदान की एक तरह से,
कि आप इंडिया में जाके आप ईस्ट में जाके व्यापार कीजिए। तो इसके अलावा और किसी दूसरी कंपनी को ये राइट नहीं था कि वो इंडिया में आके या ईस्ट में आके व्यापार करे। तो इसीलिए मोनार्क ने, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो ये रॉयल चार्टर दिया, तो इसको सोल राइट ऑफ द ईस्ट कहते हैं। और ये 1600 में दिया गया। ये चार्टर जो है वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि वो ईस्ट की तरफ जाके व्यापार कर सकती है। और दूसरा, यहाँ पे आने के बाद औरंगजेब ने ये फरमान दिया कि ठीक है, आप मेरे द्वारा जीते गए एरिया में, मेरा जो एरिया है बंगाल मुगल साम्राज्य के अंदर ही था, बाद में चल के वो स्वतंत्र राज्य बन गया था और वहाँ उस समय में किसी और राजा का, किसी और नवाब का शासन था। लेकिन चूंकि वे लोग नाम मात्र के प्रधान मुगल को मानते थे, इसीलिए ये फरमान बंगाल के नवाब से नहीं लेके मुगल रूलर से लिया जाना था। और मुगल रूलर औरंगजेब ने 1691 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फरमान दिया कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है बंगाल में। तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो अब मैं चलती हूँ अपने आगे के हेडिंग पे। तो पहला हेडिंग हम लोगों ने डिस्कस किया वो था आस्किंग परमिशन फॉर ट्रेड। दूसरा जो हेडिंग हमने डिस्कस किया वो था ग्रांटिंग परमिशन। ठीक है, अब ग्रांट हो गया, परमिशन मिल गई, तो अब जाके इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में आके ट्रेड करना स्टार्ट किया। ट्रेड करना इन्होंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया। तो ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर एडमिनिस्टर किस तरह से करने लग गए, किस तरह से इन्होंने यहाँ के राज्यों को एनेक्स करना स्टार्ट किया, किस तरह से इन्होंने यहाँ के राज्यों को, देशी रियासतों को हड़पना शुरू किया। तो पहले हम यहाँ पे देखें कि ट्रेड यदि ये सीधे साधे करते तब तो कोई पंगा नहीं होना था। पंगा क्यों हुआ ये हम लोग बात करते हैं। तो ट्रेड लेड टू बैटल। ट्रेड की वजह से बैटल क्यों होने लग गया? ट्रेड की वजह से बैटल इसलिए होने लग गया बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको ये परमिशन मिली थी कि वो बंगाल में ड्यूटी फ्री, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हो वो बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करे। लेकिन हुआ ये कि इसके जो कंपनी के जो और दूसरे ऑफिशियल्स थे, जो दूसरे कर्मचारी थे, वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी करने लग गए, तो वो ड्यूटी फ्री करने लग गए और जो ये सहूलियत दी गई थी उसका ये फ़ायदा उठाने लग गए। दूसरी बात ये हुई कि ये जो ट्रेड करते थे, ट्रेड क्यों बैटल में बदल गया, इसके पीछे रीज़न था। क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेड करते समय ये क्या करते थे, इनका ये एक फैक्ट्री होती थी। ठीक है, फैक्ट्री होती थी और इससे लगा हुआ एक ऑफिस होता था। फैक्ट्री में ये इनका वेयर हाउस था जहाँ पे ये अपना रॉ मटेरियल्स और एक्सपोर्ट के लिए जो भी सामान रहता था वो रखते थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इनके ऑफिशियल्स बैठते थे, यहाँ पे जो लोग थे ब्रिटिश के वो यहाँ पे बैठते थे। ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि ये फैक्ट्री थी और यहाँ पे इससे संबंधित एक ऑफिस था जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग बैठते थे, और इसको इसीलिए यही वजह थी कि इनको कई बार फैक्टर्स कहते थे, इनको कई बार फैक्टर्स कहते थे। और हुआ ये कि ये लोग जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, अपने इलाके की इन लोगों ने किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी, इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो आप किसी राजा के एरिया में रह के किलेबंदी करेंगे, वहाँ पे अपने सैनिक रखने लगेंगे, तो वो राजा चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो यही सब कुछ हुआ था और किस तरह से ये बैटल में चेंज हो गया ये हम लोग देखेंगे। तो इस बैटल में हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो मेनली दो बैटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो बैटल ऑफ प्लेसी है जो 1757 में हुई, और बाद में चल के एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो इसमें हम बैटल ऑफ प्लेसी, इसमें हम दो बैटल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बैटल ऑफ प्लेसी। तो बैटल ऑफ प्लेसी को बैटल ऑफ प्लेसी इसलिए कहते हैं कि बंगाल में एक खास तरह का पेड़ होता था जिसे पलाश के पेड़ कहते थे, उसमें से बहुत सुंदर फूल निकलते थे और उन फूलों का गुलाल बनाया जाता था, नेचुरल कलर बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इसको सही से प्रोनाउंस नहीं करते थे, तो उनका जो एंग्लिसाइज्ड वर्जन था प्रोनाउंस करने का पलासी को, तो पलासी को वो पलासी नहीं कह के प्लेसी कहते थे। सो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लेसी हुई जो 1757 में हुई। बाद में चल के एक और बैटल हुआ, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर।
बाद में चल के एक और बैटल हुआ, वो है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ। तो हमने देखा कि पहला काम किया इन्होंने, आस्किंग परमिशन। तो पहला हो गया आस्किंग परमिशन, जिसमें 2 जगह से परमिशन लिया इन्होंने। फिर ग्रांटिंग परमिशन में भी इन्हें 2 जगह से परमिशन मिली। देन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन बंगाल, और ये ट्रेड करने लगे, और उसके बाद जो है ये ट्रेड बैटल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये क्या काम करने लगे थे कि अपने जो एरिया था जहाँ पे अपना रॉ मटेरियल्स रखते थे उसको फोर्टिफाई करने लगे थे। और ये जितने भी ब्रिटिशर्स थे बाहर से, उनको ये बुलाने लगे थे कि आप आ जाओ और इस फैक्ट्री के आसपास रहना शुरू कर दो। तो जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं जो रूलर थे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे ये लोग। इसके बाद बैटल हुआ। बैटल के बाद क्या हुआ? बैटल के बाद बट ऑब्वियसली तो एक तो ये बैटल हुआ कि बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जो इन्हें देसी राजाओं के साथ लड़ना पड़ा, है ना। पर इन्हें एक और बैटल लड़ना पड़ा, इन्हें फॉरेन पावर के खिलाफ भी लड़ना पड़ा। कई बार मैंने बताया आप लोगों को कि आप एक सीक्वेंस याद कर लीजिए, जैसे पीडीएफ होता है ना, तो पीडीईएफ याद कर लीजिए, ठीक है, पीडीईएफ। तो पीडीईएफ बोलने से क्या होगा, यहाँ पे पोर्चुगीज सबसे पहले आए, फिर डच आए, पोर्चुगीज के बाद डच आए, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो जब ये इंडिया में आए तो ऑलरेडी इंडिया के वेस्टर्न साइड में पहले से ही पोर्चुगीज आ चुके थे। फिर बाद में चल के बैटल में जीत गए ये लोग, और जीतने के बाद ये खुद बंगाल के नवाब बन गए, क्योंकि जो मुग़ल रूलर थे उस समय में, उन्होंने इन्हें बंगाल का दीवान, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें बंगाल का दीवान बना दिया। तो अब ये खुद ही नवाब्स बन गए। जिनको कई बार सरकास्टिकली नवाब्स बोलते थे। इसके बाद क्या हुआ कि नवाब बनने के बाद इन्हें दीवानी राइट मिल गई थी, यानी कि राइट टू कलेक्ट टैक्स का अधिकार इन्हें मिल गया था। इसके बाद क्या हुआ ये तो डिटेल्स जब मैं क्लास लूँगी तब बताऊँगी। अभी मैं आपको इसके आगे ले चलती हूँ ताकि आपको एक दिशा मिल जाए कि आपको किस किस हेडिंग के तहत ये पढ़ना है और बिल्कुल आसान हो जाए। तो नवाब्स बनने के बाद कोई भी क्या करेगा, नवाब्स बनने के बाद कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कंपनी रूल। और अभी तक तो ये बंगाल में ही है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जब कंपनी ने अपना रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया तो अब इन्होंने अपने एरिया को धीरे धीरे एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। और इसके लिए इन्होंने क्या करना, ऐसा तो आसान था नहीं। यहाँ पे आपको पता है कि मोर देन 560 देशी रियासतें थी, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बनाई, बहुत डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई, और तब फिर यहाँ के जो देशी रियासत थे, यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उसको एनेक्स करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने जब एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर शुरू किया, जब अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ इनका लड़ाई हुआ। तो इस मुद्दे पे इनकी कई सारी लड़ाइयाँ हुई। यहाँ पे मेनली आपकी बुक में फ़िलहाल जो है वो है एक एंग्लो मैसूर वार आप कह लीजिए, इसी तरह एंग्लो मराठा हुआ, इसी तरह अलग अलग एरिया में इनकी अलग अलग लड़ाइयाँ हुई यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के साथ, ठीक है। पर ऐसा नहीं था कि ये अपने एम्पायर को विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्हें सिर्फ लोकल राजाओं से लड़ना पड़ता था, बल्कि इन्हें 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ता था। पहला फ्रंट जो था ये तो था प्रिंसली स्टेट्स, और जो दूसरा फ्रंट था ये था जो यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते थे, जो दूसरी कंट्रीज से आए थे। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने सोल राइट दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनके देश से कोई दूसरा कोई यहाँ पे व्यापार के लिए नहीं आ सकता था। पर वो किसी दूसरे देश के लोगों को तो नहीं रोक सकती थी कि ठीक है आप इंडिया में व्यापार करने के लिए नहीं आइए। और वो समय ऐसा था कि इंडिया में व्यापार करने के लिए बाहर से, यूरोप से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप आए।
तो यदि आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि इंडिया जो है वो यूरोप के ईस्ट साइड में पड़ता है, और यही वजह थी कि जितनी सारी भी कंपनीज आई सबके नाम में ईस्ट इंडिया जुड़ा हुआ था। जैसे आप लोग एक कोड याद कर लीजिए, पीडीएफ होता है ना, तो पीडीएफ में पीडीईएफ याद कर लीजिए। पीडीईएफ याद करने से आपको पता चल जाएगा कि पोर्चुगीज जो थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे, ठीक है। फिर डच आए, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी कहने से हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ध्यान आता है, तो इसीलिए हम लोग उस नाम से उन्हें जानते हैं। फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो हुआ ये कि ये जो दो फ्रंट पे लड़ रहे थे, पहला फ्रंट था यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स से इनकी लड़ाई हो रही थी, और दूसरे इन पावर्स के खिलाफ इनकी लड़ाई हो रही थी। इनकी लड़ाई पोर्चुगीज से हो रही थी, इनकी लड़ाई डच से हो रही थी, इनकी लड़ाई फ्रेंच से हो रही थी। तो इस तरह से इन्होंने लड़ाई के बाद पावर गेन किया और अलग अलग एरिया को इन्होंने अपने एम्पायर में मिला लिया, और कि अब जाके इनका एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि ब्रिटिश एम्पायर कहा जाने लगा था। और उसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। जब इन्होंने सारे जगहों को, बहुत सारी जगहों को, शुरू में तो आपको पता है जैसा कि आपको मालूम है कि दो तरह के स्टेट थे, है ना। दो तरह के स्टेट क्या थे, एक तो प्रिंसली स्टेट्स थे और दूसरे प्रेसिडेंसीज थी। तो प्रेसिडेंसीज तीन ही थी शुरुआती समय में, यदि देखें तो बंगाल था, फिर मद्रास था और बॉम्बे था। लेकिन बाद के समय तक आते आते भारत के बहुत सारे हिस्सों में इनके साम्राज्य का विस्तार हो गया था। तो इनिशियली जब ये आए थे तो इनका पर्पस एडमिनिस्टर करना नहीं था, ये बस ट्रेडिंग करना चाहते थे, और इसीलिए इनके इंटेंशन एकदम क्लियर था कि हमें यहाँ से लाभ प्राप्त करना है, हमें यहाँ से फ़ायदा लेना है, हमें यहाँ से गेन करना है। लेकिन अब मजबूरी ये हो गई कि जब इन्होंने इतने सारे एरिया को अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत एनेक्स कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो यहाँ फिर शासन भी तो चलाना था। तो इसकी वजह से इनकी मजबूरी हो गई कि ये एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए। और जब एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए तो सभी चीज़ों में अपने तरीके से इन्होंने चेंजेस किए। जैसे इन्होंने यहाँ के जुडिशियरी सिस्टम को चेंज किया, फिर इन्होंने यहाँ के आर्मी का जो कॉम्पोजिशन था उसको चेंज किया, और इस तरह से जब इन्होंने जुडिशियरी में चेंज कर दिया, आर्मी में चेंज कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थी जो यहाँ पे व्यापार के लिए आई थी, वो एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में उभर कर सामने आई। तो मैं इसको एक बार फिर से एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ ताकि आपको वो दिशा निर्धारित हो जाए जिसके अंदर पढ़ना है, तो आपको ये बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट था हमारा आस्किंग परमिशन। आस्किंग परमिशन के बाद जो सेकंड हेडिंग था वो था ग्रांटिंग परमिशन। जो सेकंड हेडिंग था वो था ग्रांटिंग परमिशन। ग्रांटिंग परमिशन के बाद भाई पूछ लिया कि व्यापार करना है, परमिशन मिल गई, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद व्यापार करेंगे, तो थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रेड। तीसरी चीज़ ये है कि यदि ये ट्रेड आराम से करते रहते, बिना नियमों को उल्लंघन करके अपना काम करते रहते तो कोई पंगा नहीं होता, लेकिन इन्होंने ट्रेड करने में बहुत सारी बेईमानियां शुरू कर दी। इसकी वजह से दैट ट्रेड लेड टू बैटल। बैटल में ये जीत गए और ये नवाब्स बन गए। नवाब बनने के बाद इन लोगों ने क्या किया, अपना रूल स्टार्ट किया, कंपनी रूल। कंपनी रूल स्टार्ट करने के बाद अब जब ये सत्ता में आ गए तो अपने पावर को मिसयूज करने लगे और अलग अलग पॉलिसीज बनाई, और इस पॉलिसीज के तहत यहाँ के जितने सारे भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको अलग अलग रीजन से
अलग अलग रीजन से अवैध बता के, इनवैलिड बता के अपनी सत्ता में शामिल करने लग गए, अपने एम्पायर में शामिल करने लग गए। तो अब इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाने के बाद एनेक्स करना स्टार्ट किया, यानी कि हड़पना शुरू किया इन लोगों ने। तो एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर आप लिख सकते हो। उसके बाद जब एक्सपेंशन कर लिया, इसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। और एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट किया तो अपने तरीके से जुडिशियरी सिस्टम में और आर्मी में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा बदलाव किया। चेंजेस आप लिख लीजिए, ठीक है। और इस तरह से जब ये सारा कुछ हो गया तो इसके बाद वो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग ग्रुप के रूप में सामने आई थी, चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई, एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये था इस चैप्टर का एक छोटा सा समरी आप कह सकते हो, जिसमें मैंने आपको वो दिशा दी है, वो पाथ दिया है जिस पे आप चल के इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इस चैप्टर को डिटेल्स में मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए और यदि आपको पसंद आए मेरा पढ़ाने का तरीका तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।